राजनीति में महिलाओं की यात्रा का वर्णन सुनेंगे। सभी वरिष्ठ मेरे सहयोगी और सभी बहनों को का अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम की जो विशेषता मैंने बता दी है आप सभी लोगों को, और इस कार्यक्रम की मुख्य वक्ता है श्रीमती अचला शर्मा ऋषिश्वर, और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं विद्याजी देवधर। कुछ बातें हैं जो कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले बताना चाहूंगी। एक तो कार्यक्रम का स्वरूप रहेगा कि मुख्य वक्ता के उद्बोधन के पश्चात प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा और अध्यक्ष संपूर्ण कार्यक्रम को समाप्त करेंगी प्रश्नोत्तर के पश्चात। लेकिन जिस समय वक्ता का उद्बोधन हो उस समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट रखें। प्रश्न पूछना है तो उसे आप पहले से चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। प्रश्न का स्वरूप छोटा हो जिससे कि बहुत सी बहनों को और सभी साथियों को इसमें सम्मिलित होने का मौका मिल सके। तो मैं आज की मुख्य वक्ता श्रीमती अचला शर्मा ऋषिश्वर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समसामयिक विषयों पर त्वरित टिप्पणी करना, व्याख्यान करना इनकी विशेषता है। ये संघ के प्रचार माध्यम से भी आप जुड़ी हैं, वहां की भी आप कार्यकर्ता हैं और प्रखर वक्ता हैं। इसी परिचय के साथ मैं श्रीमती अचला शर्मा को आमंत्रित करती हूं कि वे अपने विचार रखें। अनम्यूट करना होगा अचला जी। नमस्कार, अब मेरी आवाज पहुंच रही है आप सभी लोगों तक? जी। क्या क्लियर है मेरी वॉइस? मैं शुरू करूं? जी जी कीजिए, आप शुरू कीजिए। जी दीदी, धन्यवाद। आदरणीय मंच को प्रणाम करती हूँ और समादरणीय सदन को भी प्रणाम करती हूँ। आज का परिचय दिया है दीदी ने तो बड़ा एक सुंदर शब्द आ गया है कि भारतीय स्त्री और राजनीति। यद्यपि हमारा विषय स्वतंत्र पूर्व और स्वतंत्र पश्चात प्रथम लोकसभा तक क्या स्थिति रही महिलाओं की राजनीति में, ऐसा आज के व्याख्यान का स्पेसिफिक है, किंतु व्यापक परिदृश्य में यदि हम देखें कि भारतीय स्त्री और राजनीति, तो मेरा ऐसा मानना है कि स्त्री के स्वरूप के बिना भारतीय राजनीति की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका कारण यह है कि राजनीति का जो स्वरूप है, उसकी जो प्रथम वंदना हुई है, या स्वातंत्र समर में जो एक उसका अनुगूंज बन गई, जो आज भी हमारा राष्ट्रगान है, तो वो वंदे मातरम है। भारत की वंदना नहीं है, किसी देश की नहीं है, राष्ट्र की नहीं है, राजा की नहीं है, वो माता की वंदना है। तो राजनीति, राज्य और उसका प्रभाव, उस पर स्त्री के बिना हम किसी भी अवधारणा की कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा मेरा प्रारंभिक विचार है। और यद्यपि भारत तो राजनीतिक विचारों की जननी है और महिलाओं का इसमें बड़ा योगदान है, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि अंग्रेजी शासनकाल जब रहा तो राजनीति का एक जो मुख्य प्रभाव होता है कि अपनी स्थिति, उसमें चुनाव, जिसमें प्रतिनिधि भी उतना ही महत्वपूर्ण है, सरकार भी और मतदाता भी। तो बड़ी विडंबना रही कि अंग्रेजी शासनकाल जब रहा, क्योंकि चुनाव वाली जब बात आई, चुनाव सुधारों वाली बात आई, तो चूंकि हमारे यहाँ तो राज्य व्यवस्था रही, रियासत और राजवाड़े रहे, उनमें हमारी कई बहनें शासक रही। प्रजातंत्र या लोकतंत्र वो जब आया अंग्रेजों के शासनकाल में, जब उन्होंने लागू किया, पहले तो उन्होंने उपनिवेश ही बना के रखा था, कि 1917 में जब धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरण का प्रस्ताव हुआ और 1917 में एडविन मॉन्टेग्यू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जब आए इस स्थिति को भांपने के लिए, जिसको हम
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो उस वक्त एक बड़ी विडंबना है कि महिलाओं को मताधिकार संपूर्ण रूप से नहीं था। ये बड़ा एक तथ्य है, जबकि भारत में तो समानता रही है शुरू से, परंतु चूंकि विदेशी जो व्यवस्था है, जो विदेशी लोग हैं उनके यहाँ स्त्री को दोयम दर्जे का माना गया है, तो भारत में भी मताधिकार नहीं था। और इसके लिए भारतीय स्त्रियों ने इस लोकतंत्र में अपने मताधिकार के लिए बड़ा संघर्ष किया। और ये एक ऐसा अनसुना प्रश्न है कि आप सब सुधीजन हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, अधिकांशतः बातें और इतिहास की आपको जानकारी होगी, परंतु फिर भी यदि हम इसका अध्ययन करें तो बहुत सारी चौंकाने वाली बातें हमारे सामने आ जाती हैं। तो वास्तव में मताधिकार नहीं था। और जब मैं आपको बता दूं, एक आंकड़े वाली बात जब आती है, तो जब पहली बार 1937 में जब विधानमंडलों के चुनाव हुए और जो तय किया गया, अंग्रेजी शासन द्वारा जो आंकड़ा तय किया गया और मतदान हुआ, वो कुल मतदाताओं का 14%, 14, जिसको हम हिंदी में कहते हैं 14% केवल, यानी 3 करोड़ से कुछ अधिक मतदाताओं ने वोट दिया। उसमें भी महिला मतदाता जो थी वो करीब करीब 4.25, 4.25%, जिनका हम अगर औसत लगाएं तो 42,50,000 होता है। ये 1937 का एक आंकड़ा है, जब 1835 में भारत सरकार अधिनियम बना और विधानमंडलों के जब चुनाव। इसमें भी एक तथ्य यह है कि उन महिलाओं को अधिकार दिया गया मतदान का जिनके नाम पर संपत्ति थी अथवा वे किसी ऐसी राजनयिक अर्हता को पूरा करती थी। यहाँ यह भी सिद्ध होता है कि भारतीयों ने कभी भी महिलाओं में भेदभाव नहीं किया, वो संपत्ति की मालिकिन हो सकती थी। और हालांकि बाद में इसमें सुधार होता गया और 1835, 38 और 40, 29 आते आते और बाद में इसमें महिलाओं में कुछ जो भी पुरुष मतदाता मतदान का अधिकारी था, उसकी पत्नी को, और यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी विधवा को भी मतदान का अधिकार, ये 1938-39 में ये सिद्ध हो गया था। हालांकि 1937 में जो सरकार बनी थी वो अपने अंग्रेजी सरकार से द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति जो उनकी नीति थी, मतभेद के कारण वो बर्खास्त हुई। अब जब 1917 में हम पुनः लौटेंगे अतीत में, 1917 में जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड आए तो सरोजनी नायडू जी ने जो है सबसे पहले पहल करी, उनके सामने प्रतिनिधित्व। और मुथुलक्ष्मी रेड्डी और सरोजनी नायडू और अन्य बहनें हैं, उनके हमारे पास में उपलब्ध हैं। चूंकि समय नहीं है तो हम उसकी वर्णन में नहीं जाएंगे। इन लोगों ने बड़े शक्तिशाली स्वरूप में उनके सामने महिला मताधिकार के बारे में विचार करने के लिए अपना एक पूरा एजेंडा प्रस्तुत किया। सरोजनी नायडू जी का वास्तव में देखा जाए तो इसका नेतृत्व करने का बड़ा उनका योगदान है, क्योंकि उन्होंने 1917 में जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड के सामने ये सब बातें प्रस्तुत करी, उसी वर्ष बॉम्बे में जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, राष्ट्रीय अधिवेशन जो उनका उस प्रत्येक वर्ष होता था, तो बड़ा एक प्रभावी भाषण महिला मताधिकार को लेकर उन्होंने किया। इसी के अगले वर्ष जब 33वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1918 में, तब सरला देवी चौधरानी, बड़ी प्रसिद्ध महिलाएं, आपने उनका नाम अवश्य सुना होगा, उन्होंने तो अपना पूरा एक प्रस्ताव महिला मताधिकार को लेकर और संपूर्ण महिला मताधिकार को लेकर, ये जो कॉन्सेप्ट था कि केवल कुछ एक महिलाओं को नहीं, कुछ एक पुरुषों को नहीं, ये कॉन्सेप्ट कि जो भी वयस्क है उस वक्त, उस समय तक, जबकि 1989 तक भी 21 वर्ष मताधिकार की आयु होती थी। तो ये जो प्रस्ताव था पहला, तो इसका नेतृत्व सरोजनी नायडू ने और सरला देवी चौधरानी जी ने जो है इसका आयोजन किया था। इसके साथ ही केवल महिला मताधिकार को लेकर नहीं, चूंकि केवल 14% मतदाताओं को अधिकार था, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार अर्थात कि प्रत्येक वयस्क पुरुष और प्रत्येक वयस्क महिला को मताधिकार
का उनको होना चाहिए, ये बात स्थापित सबसे पहले इन्हीं दो देवियों ने करी थी। बाद में राजकुमारी अमृत कौर जो थी, उन्होंने इसको लेकर बड़ा व्यापक प्रदर्शन किया और 1917 में जब ये बातें हुई और 1919 में डोरोथी जिनदास राजा जो थी और जिन्होंने 1905 में अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना की थी, ऐसी मार्गरेट कजिन्स और सरोजिनी नायडू, इन लोगों ने 1919 में बड़ा प्रयास करके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, चूंकि ये सब चीजें निर्धारित करता था। यहाँ पर एक तथ्य मैं बता दूं, आप इस चीज को ध्यान में रखें आगे की बातें सुनने के पूर्व, कि इस समय तक ब्रिटेन में भी महिलाओं को अधिकार नहीं था वोट डालने का। भारत तो संघर्ष कर रहा था, भारत तो उपनिवेश था, प्रत्येक दृष्टि से आश्रित था, परंतु पूरे विश्व में महिलाओं के मताधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा था। ये पॉइंट बहुत तथ्यात्मक है और आगे इसकी विशेषता हम देखेंगे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स इस चीज का निर्णय करता था कि भाई मताधिकार कितना होगा, पुरुषों का भी और महिलाओं का भी। तो 1919 में डोरोथी जिनदासा और मार्गरेट कजिन्स और कुछ एक बहनों ने मिलकर एक हाउस ऑफ कॉमन्स में इस मांग को प्रस्तुत करवाया। ब्रिटिश सांसदों के साथ बैठक की, मतलब इसके लिए जितना भी दौड़ भाग संघर्ष जिस प्रकार का उनको करना था उन्होंने किया। अब उसका नतीजा यह हुआ कि कुछ लॉर्ड चेम्सफोर्ड, चूंकि अंग्रेज उस समय तक ये तय कर चुके थे कि हम कुछ व्यवस्थाएं हम भारतीयों के हाथ में देंगे, क्योंकि कई प्रकार के आंदोलन चल चुके थे। 1918 में इन्होंने एक कमेटी बनाई, दो बनाई थी दरअसल, लेकिन उसमें से जो साउथ बोरो कमेटी थी, लॉर्ड साउथ बोरो, उनका नाम थोड़ा मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, पर उसे साउथ बोरो कमेटी फ्रेंचाइजी के नाम से ही जाना जाता था, वो भारत आई। और इस साउथ बोरो कमेटी ने जब भारत का दौरा किया तो कई प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध हैं कि उन्होंने प्रत्येक वर्ग से बात की, उन्होंने समाज से बात की, शिक्षक लोगों से, शिक्षाविदों से, उद्योगपतियों से, जो भी उपलब्ध उनको हुआ, और जो महिला संगठन थे भारत में। यहाँ 1905 में अखिल भारतीय महिला सभा तो मार्गरेट कजिन्स और राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, इन सब महिलाओं ने बना ली थी। और 1920 में हमारी अनुसुईया कालेजी थी, चूंकि उस समय ये प्रदेश व्यवस्था नहीं थी, नागपुर की थी वो, और मध्य प्रांत वो कहलाता था, तो भगिनी मंडल की उन्होंने स्थापना की थी। तो अखिल भारतीय महिला सभा, भगिनी मंडल, राजकुमारी अमृत कौर जी जो कि ग्रामीण उद्योग विकास जो उस वक्त संगठन था, चूंकि वह गांधीवादी थी, तो इस प्रकार के संगठनों की उन्होंने बातें सुनी और कहीं ना कहीं मन बना लिया कि नहीं भाई महिला मताधिकार, हालांकि सार्वभौम मताधिकार का उन्होंने उस वक्त कोई निर्णय नहीं लिया था। लेकिन अब चूंकि बात करेंगे तो हम दोनों पक्ष की करेंगे। उस समय हम षड्यंत्र कह लें या नियति कह लें या तात्कालिक परिस्थितियां कह लें, क्योंकि सभी की अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा रहती हैं। अनेक महिलाओं में से केवल 2 प्रांत की महिलाओं की याचिका उन्होंने स्वीकार करी, और उन 2 प्रांत की जो महिलाओं ने याचिकाएं दी गई थी, दिलवाई गई थी, या किस परिस्थिति में उन्होंने लिखी थी, उसके आधार पर उन्होंने कह दिया कि महिलाएं मताधिकार नहीं चाहती। तो जो बहनें संघर्ष कर रही थी तो कहीं ना कहीं उनकी मांग खारिज हुई, किंतु 1918 में इन बहनों के प्रयास से पूरे भारत भर में इस चीज को लेकर जागृति आई। अनेक महिला संगठनों की स्थापना हुई, उनकी छोटी छोटी बैठकें, उनका मेल मिलाप, चूंकि स्वतंत्र आंदोलन हमारा चल ही रहा था और महिलाओं की इसमें बड़ी भागीदारी थी, तो कहीं ना कहीं ये मांग जोर पकड़ी। और 1919 का आखिरी कह लें या 1920 में हम कह लें, जो विधान परिषदें थी, जो आंशिक रूप से कुछ उसमें भारतीय सदस्य होते थे, इस प्रकार की विधान परिषदों को ब्रिटिश सरकार ने यह अधिकार दिया कि आप तय कीजिए कि महिला मताधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब इसमें मेरी आवाज आ रही है? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हुआ? दीदी मेरी आवाज आ रही है?
हाँ जी, अभी आप कंटिन्यू रखिए अपना, आपकी आवाज आ रही है। जी दीदी, कंटिन्यू मैं रखिए। यहाँ ठीक 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 दीदी। तब अब जब ये 18 में जब खूब हुआ और ये अधिकार दिया, तो इसमें मद्रास की विधायिका जो थी, ये 1921 की बात है, मद्रास की विधायिका ने सबसे प्रथम और सबसे अधिक बहुमत से सार्वभौम महिला मताधिकार का प्रस्ताव पास किया। ये बड़ी उल्लेखनीय घटना थी। और कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी वो मद्रास रेसिडेंसी में प्रथम उन्होंने चुनाव लड़ा था, और रुक्मिणी लक्ष्मीपति जिन्होंने चुनाव लड़ा मद्रास रेसिडेंसी में और वो जीती, और वो विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही और महिला मंत्री भी रही। और 1921 में जब इस विधानसभा ने अचला जी, आपकी आवाज बंद हो गई है। जी दीदी, अब आ रही है? हाँ, ये दीदी मेरे मोबाइल पे लाइव यूट्यूब शेयरिंग का ऑप्शन बार बार आ रहा है, इससे मेरी आवाज बाधित हो रही है ना? अब ठीक है? बात आप जी दीदी, करिए, बात ठीक है। जी दीदी, जी दीदी। तो अब यहाँ पर एक तथ्य और स्थापित हुआ कि जब 1921 में महिलाओं के मताधिकार का उन्होंने प्रस्ताव पारित कर दिया, तो एक प्रेसिडेंसी कॉलेज है वहां पर, बी रामनाथन प्रोफेसर है, उनका एक शोध पत्र है, और कॉलेज के स्वर्ण जयंती जो विशेषांक है उसमें उनका छपा भी है। उसमें एक तथ्य उन्होंने दिया है कि 1923 में प्रथम बार महिलाओं ने विधान परिषद और संसद दोनों के लिए वोट दिया। ये स्थापित तथ्य है और उनके शोध पत्र में है। लेकिन अब यहाँ केवल मताधिकार का प्रयोग वाली बात नहीं थी, क्योंकि इसके बाद तो सारे ब्रिटिश प्रांतों ने 1920 में झालावाड़ ने दे दिया, राजकोट ने दे दिया, और हमारी सारी रियासतों ने महिलाओं को मताधिकार दिया। इस सब में एक सबसे बढ़िया बात यह हुई कि जब महिलाओं को मताधिकार मिला तो लेडी कॉन्स्टेंट जो यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन में संघर्ष कर रही थी महिला मताधिकार के लिए, उनका एक 2 जुलाई 1921 को द हिंदू में एक लेख छपा है, और उसमें वो लिखती है, ये कोट है उनका, कि भारत की महिलाओं को इस अपूर्व जीत पर बधाई, आपके संघर्ष से पूरा विश्व प्रेरणा प्राप्त करता है। तो भारतीय महिलाओं की राजनीति, उनकी क्षमताएं और उनकी स्थिति विश्व में सर्वश्रेष्ठ रही है। यहाँ ये तथ्य स्थापित हो रहा है, और हर एक चीज के लिए विश्व भारत को क्यों देखता है ये भी तथ्य स्थापित हो रहा है, और महिलाओं के द्वारा स्थापित हो रहा है। तो अब ये जब मामला हुआ, उनका हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे, मन में हर्ष हुआ इसलिए। इसके बाद में 1937 का जब चुनाव आया, ये सब घटनाएं हो गई, 23, 24, 25। 1937 में 11 प्रोविंस में चुनाव हुए। उस वक्त हमारी ये प्रांतीय व्यवस्था नहीं थी, 11 प्रोविंस थे, जिसमें मध्य प्रांत, जिसको हम मध्य प्रदेश कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस जो आज का उत्तर बिहार है, वेस्ट, नॉर्थ, और इस प्रकार के 11 प्रोविंस थे, उनमें चुनाव हुए। और इन चुनावों में जो उत्तर प्रदेश है वहां पर 3% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ये एक तथ्य है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में महिलाओं को 3% आरक्षण मिला, और उस वक्त करीब करीब 201 वहां विधानसभा सीटें थी, संभवतः 201 थी, और उसमें से 6 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया। और उनपे जो महिलाएं जीत के आई, जिनमें विजय लक्ष्मी पंडित भी थी और बेगम हबीबुल्लाह भी थी, और ऐसे हमारे पास में नाम है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ पर भी एक मजेदार तथ्य यह है कि उन्होंने आरक्षण दिया, किंतु उसी समय पर 8 ऐसी सीटें थी पूरे भारत में, जहाँ जिसमें देहरादून भी था और कानपुर प्रोविंस भी था। ऐसी 8 सीटें भी थी जहां पर बहनें अनरिजर्व सीट पर जीत के आई, अर्थात वो उनके लिए रिजर्व नहीं थी, परंतु बहनों ने लड़ा और जीती। तो ये भी एक उनके संघर्ष का एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण है हमारे समक्ष के, किस प्रकार केवल हमें रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, हमें अवसर दिया जाए तो हम सब कुछ प्रूव कर सकते हैं।
इन सब के बाद में एक जो घटना हुई वो एक लोथियन कमेटी बनी। लोथियन कमेटी में एक, चूंकि भारतीय स्त्री और राजनीति, तो हमने सदैव एथिक्स पे काम किया है, हमने सदैव नीति पे काम किया है। ये घटना इसलिए बताना यह अनिवार्य है कि किस प्रकार से षड्यंत्र देश को बांटने का हुआ और महिलाओं ने ही कैसे अपनी जागृति से उसको रोका। कि जब लोथियन कमेटी बनी, ये 1933 की बात है, लोथियन कमेटी में एक रैमसे मैकडोनाल्ड, सर्वप्रथम उन्होंने अनुसूचित जाति, मुस्लिम और महिलाएं, इनके लिए क्षेत्र अलग करने की मांग रखी और वो अंग्रेज शासन ने स्वीकार भी की, क्योंकि उनकी तो दीर्घकालिक नीति थी डिवाइड एंड रूल की, हम उस विषय में नहीं जाएंगे। लेकिन इस चीज का राजकुमारी अमृत कौर सहित अनेक प्रबुद्ध महिलाओं ने बड़ा तगड़ा विरोध किया, जबरदस्त विरोध किया। चूंकि बहनें समझती थी कि आज ये जो रिजर्वेशन दे रहे हैं, अनुसूचित जाति को दे रहे हो या मुस्लिम को दे रहे हैं, यह भविष्य में हमारे बड़े विखंडन का कारण बनेगा, हमें महिलाओं का भी आरक्षण नहीं चाहिए। ये स्पष्ट मांग उस समय की महिला नेत्रियों ने की थी। हमारी राजनीतिक चेतना केवल किसी सत्ता की या पावर की, या केवल हम प्रभावशाली हो जाए इसके माध्यम से हम सशक्त हो जाए, ये नहीं है। लेकिन देश हित में, राष्ट्र हित में क्या आएगा, समाज के हित में क्या आएगा और नैतिकता के हित में क्या आएगा, ये विचार भी सदैव भारतीय स्त्री ने किया है। ये लोथियन कमेटी के सामने जो विरोध हुआ है, ये उस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसी समय मुस्लिम, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण की मांग का उन्होंने विरोध किया। हालांकि वो स्वीकार नहीं हुई, कम पैमाने पर हुई। उसका जो भी हुआ हो वो हमारे विमर्श का विषय नहीं है। अब जबकि ये सब बातें हो रही थी, 1937 में चुनाव हो गए और दुर्भाग्यवश जब द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज सरकार की जो नीति थी, बिना भारतीयों से कंसल्ट करे उन्होंने उसमें भाग लिया, तो 1931 में ये हमारी सरकार चली भी गई। किंतु इस सरकार में जो पहली बार मंत्री बनी कैबिनेट की विजयलक्ष्मी पंडित थी वो, और कानपुर नॉर्थ जो सीट है, उस समय कानपुर नॉर्थ हुआ करती थी और वो रिजर्व सीट थी, वहां से वो जीत कर आई थी और वो पहली महिला मंत्री भी उस समय बनी थी। लेकिन मद्रास प्रेसिडेंटी की रुक्मिणी लक्ष्मीपति, जिनका मैं उल्लेख कर चुकी हूँ, वो विधानसभा की उपाध्यक्ष भी थी। इसी प्रकार हमारी अनसुईया बाई काले जो थी, नागपुर की थी, भगिनी मंडल की जिन्होंने स्थापना की थी, वो भी उस समय मध्य प्रांत विधान परिषद की उपाध्यक्ष थी। तो यह तर्क स्थापित है कि मताधिकार के लिए संघर्ष भी हुआ, उसके बाद वो लड़ी भी जीती। अब चूंकि बात हो रही है स्वातंत्र पूर्व के संघर्ष की भी, तो स्वातंत्र पूर्व के संघर्ष में भी महिलाओं की क्या स्थिति रही, महिलाएं किस प्रकार से उन्होंने भाग लिया। हम वेल नोन क्रांतिकारियों को हम सब जानते हैं, लक्ष्मीबाई, अरुणा, आसफ अली, सुचेता कृपलानी, कल्पना दत्ता, कनकलता बरुआ। कुछ एक ऐसी अननोन महिलाएं भी है जो जिनके बारे में हम नहीं जानते, और अगर इन पे बात की जाए तो मुझे लगता है इन पर बात करने के लिए तो अगर हम लगातार 2 दिन 3 दिन भी बैठे तो कमी नहीं होगी, क्योंकि इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। लेकिन अब चूंकि मैं उज्जैन से हूँ तो मेरे यहाँ महतपुर एक तहसील है, मेरे पास की बात है तो मुझे ध्यान में आ गया, भीमाबाई होलकर और रानी तुलसा देवी होलकर, ये 2 ऐसी महिलाएं थीं। क्योंकि 1857 की क्रांति जब हुई तो सयाजी अमीन राव ने महतपुर की सामने में विद्रोह किया, लेकिन मल्हार राव होलकर जो कि छोटे थे, और छोटे होने के कारण अंग्रेजों की नीति थी कि जहां शासक कमजोर हो वहां पर हड़प लीजिए, तो भीमाबाई होलकर उनकी बहन थी। भीमाबाई होलकर कम उम्र में विधवा हो गई थी, तो वो अपने मायके में ही रहती थी, तो वो बराबर से अपने भाई मल्हार राव होलकर को सहायता करती थी। उनका केस, चूंकि वो मेरे पास की, उनकी समाधि भी शिप्रा नदी के किनारे महतपुर बनी हुई है। जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया उनके राज्य पर, तो अंग्रेजों ने क्या चाल खेली कि इनका शौर्य और पराक्रम देखकर घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों से तलवार चलाती, जब उन्होंने गाजरमूली काटा, जो सामने था, जो कर्नल था, उसने मना कर दिया
मना कर दिया कि हम महिलाओं से युद्ध नहीं करते और किसी प्रकार उनसे पीछा छुड़ाने के लिए महिलाओं से युद्ध नहीं करते, लेकिन उनको पीछे से धोखे से मारा और ये घायल था तो इसको भीमाबाई ने कह दिया कि हम घायल पे और निशस्त्र पे हम भी वार नहीं करते, हम क्षत्रप हैं, हम मराठे हैं, हम वीर हैं। तो जब उसने उनको जाने दिया तब पीछे से भीमाबाई होलकर को धोखे से मारा गया। ऐसी ऐसी वीरांगनाएं भी हैं, उदा देवी जैसी वीरांगनाएं भी हैं हमारे पास में। और ये केवल युद्ध या स्वतंत्र समर की बात नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है माझा प्रवास, और विष्णु गोखले भट्ट ने वो लिखी है। एक पैन गांव है महाराष्ट्र में, उसके पास वारसाई गांव के हैं वो, तो ग्वालियर स्टेट में उस वक्त महारानी ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया था, तो देश भर से ब्राह्मणों को उन्होंने बुलाया था। ये वही कालखंड था जब हमारी 1857 की क्रांति फूट रही थी। तो पैन से जब वो चले महाराष्ट्र से ग्वालियर तक आते आते, तो उनकी पुस्तक माझा प्रवास में अनेक जगह महिलाओं का क्या चरित्र था उस क्रांति के समय, क्या उनकी भूमिका थी, क्या उनकी योजना थी, इसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। गोंदिया की एक घटना है और महू की भी उन्होंने घटना, चूंकि महू मेरे पास में ही है उज्जैन के, मेरे मालवा प्रांत में आता है, तो वो दो घटनाओं का वर्णन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन स्वातंत्र समर में महिलाओं की क्या भूमिका रही, ये उसका एक जीवंत दस्तावेज है, डॉक्यूमेंटेशन है। क्योंकि जब समर हुआ, 1857 की क्रांति हुई, तो दमन भी हुआ। तो जो भी पुरुष और हमारे भाई पिता बंधु जो बाहर निकले, तो या तो वो वीरगति को प्राप्त हुए अथवा अंग्रेजों के अत्याचार का और जो भी उनके शत्रु थे उनके अत्याचार को प्राप्त हुए, कोई बंदी हुए, जेलों में हुए, मृत्युदंड हुए, फांसी हुई, अनेक प्रकार की हुई। तब क्रांति की ज्वाला धीमी नहीं पड़े, तो ये जिम्मा महिलाओं ने संभाला। एक अंग्रेज अफसर है, उनका नाम मेरे दिमाग से भी स्लिप हो रहा है, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन है बहुत अच्छा। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब हमने ये आज्ञा कर दी है कि गांव के गांव पुरुषों से खाली कर दिए जाए, तब ये तीर कहाँ से आ रहे हैं, ये उसी माझा प्रवास पुस्तक में दिया हुआ है। तो भारतीय महिलाओं के संदर्भ में यदि देखा जाए तो पुरुष नहीं है तो पर कंधे से कंधा मिलाकर कोई भी कार्य महिला करेगी। और हम अगर वैदिक काल में जाएं तो ऋग्वेद में भी वो पूरा श्लोक है, श्लोक में यहाँ नहीं बोलूंगी, लेकिन उस श्लोक में वर्णन है राष्ट्र कैसा हो, दुर्ग कैसा हो, राजा कैसा हो, सेना कैसे हो, हाथी कैसे हो, घोड़े कैसे हो, रथ कैसे हो। और उस श्लोक में एक जगह वर्णन है कि स्त्रियां कैसी हो, स्त्रियों से ऋग्वेद क्या अपेक्षा करता है, उनको क्या आदेश करता है। हमारे मंत्र दृष्टा ऋषि लिखते हैं कि स्त्रियां नगर की रक्षिणी हो। तो देश पे, धर्म पे, समाज पे अगर संकट आएगा, पुरुष किसी कारणवश उसमें नहीं उपस्थित होगा, तो हम बराबरी से उसका सामना करेंगे। ये हमारे यहाँ वैदिक काल की रीत है और ये आज की नहीं। और आप अगर इसकी बात देखें तो आप देखिए कि रामचरितमानस में यह प्रसंग नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस को भक्ति भाव से लिखा गया है, किंतु वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि जब श्री राम को वनवास हुआ। चूंकि आज हम बैठे हैं बात करने के लिए कि भारतीय स्त्री और राजनीति, इसकी जड़ें हमारे पुरा साहित्य में भी हैं। ये कथाएं कोई केवल कहानी सुनाने की नहीं है। तो जब श्री राम को वनवास हुआ था तब वशिष्ठ कहते हैं, वो श्लोक है पूरा, और उसका जो संदर्भ में मैं आपको बता देती हूँ। मध्य प्रदेश के IAS है रिटायर्ड श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव, उनकी पुस्तक है अपराजिता। इसका पृष्ठ क्रमांक भी मैं आपको बता दूंगी। वाल्मीकि रामायण का श्लोक और संदर्भ दिया है कि वशिष्ठ जी कहते हैं, कुल गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, कोई छोटा आदमी नहीं कह रहा है, कि सीता वचन केवल राम के लिए है, तुम इन वलकलों को उतार दो और राम की अर्धांगिनी होने के नाते इस राज सिंहासन का अधिग्रहण करो। ऐसा कुलगुरु होने के नाते मैं तुमको आदेश देता हूं। भारतीय स्त्री की राजनीति की बात करेंगे तो इस प्रसंग को हमको रेखांकित करना पड़ेगा। भारतीय स्त्री राजनीति में आज में या 18वीं शताब्दी में मताधिकार के लिए संघर्ष करके सशक्त हो गई है या देश धर्म समाज की चिंता करती है, ऐसा नहीं है।
ये दुर्भाग्य था हमारा कि विदेशी शासकों ने, वो जो स्त्री की उत्पत्ति अपनी पसली से मानते हैं, वो जो स्त्री को स्वाभाविक पाप की जड़ मानते हैं, उन लोगों के दुर्भाग्यपूर्ण शासन के कारण महिलाओं को मताधिकार नहीं था। क्योंकि जहां से हमारा तो समय काल जब शुरू होता है, मनुस्मृति एक बड़ी प्रसिद्ध मैन्युस्क्रिप्ट है, आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना है, और कहीं ना कहीं भारतीयों के आर्यों का जीवन शैली का संविधान है। तो पुत्रेण दुहिता समा, नवे मंडल के 130वें अध्ययन पर मनु महाराज ने कहा है कि पुत्रेण दुहिता समा, अर्थात कि पुत्र और पुत्री समान है। अचला जी, समय का ध्यान रखिए। जी दीदी, तो अब ये सब बातें हो गई, और स्वतंत्रता समर में जब 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ और 9 अगस्त को सारे नेता जब हमारे गिरफ्तार कर लिए गए, पुरुष नहीं बचे, तब महिलाओं ने उसका नेतृत्व किया और असहयोग आंदोलन सफल हुआ। और गांधी जी ने अपनी अनेक पुस्तकों में उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उषा मेहता दीदी जैसी, जिन्होंने उस समय में भी, उस कठिन समय में रेडियो पे कार्यक्रम चलाए, उषा मेहता जैसी दीदियां, और अनुसूचित जाति की हमारी नागपुर की जाई बाई, जिन्होंने कि 1938 में दलित महिला सम्मेलन उस समय किया था। ऐसी असंख्य देवियां हैं जिन पर चर्चा करने के लिए हमारे पास आज समय नहीं है। 1937 के चुनाव के पश्चात भारत में जब पहले चुनाव हुए, चूंकि मेरा यह तय हो चुका था कि हम स्वतंत्रता पूर्व से लेंगे और प्रथम लोकसभा तक हम इसको लेंगे, तो प्रथम लोकसभा में 24 महिलाएं हमारी चुनकर आई थी 1947 में। प्रथम लोकसभा जब हमारी 1947 के बाद में 1952 में जब हमारे प्रथम आम चुनाव हुए थे, तो रेणु रे ने इसमें सर्वप्रथम महिला आरक्षण के लिए प्रश्न उठाया था। रेणु रे बंगाल से सांसद थी। वो महिला आरक्षण जो अभी हमको पिछले वर्ष जाकर 33% हमें मिला है, इसका बीज भी रेणु रे ने 1952 में उठा दिया था। और दीदी, चूंकि अब आज 13 जुलाई है और हम भारतीय स्त्री और राजनीति और भारत की प्रथम संसद तक हम पहुंच गए हैं, आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। मैं आप सबके ध्यान में लाना चाहूंगी कि आज ही के दिन राज्यसभा की पहली बैठक 1952 में 13 जुलाई को हुई थी, और उस बैठक में 6 महिलाएं उपस्थित थी। 9 को उपस्थित होना था, 2 किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो पाई थी, और 9 महिलाएं उपस्थित। चलिए, और राजकुमारी अमृत कौर हमारी पहली मंत्री थी, जिन्होंने एम्स दिए। एम्स की अवधारणा उन्हीं की थी, पहली स्वास्थ्य मंत्री थी पहली कैबिनेट में। और 15 महिलाएं फिर हमारी संविधान सभा में भी रहीं। उसमें दाक्षायणी वेलानुधन जैसी महिलाएं भी थी। 15 महिलाएं थी। दाक्षायणी वेलानुधन का तो अपने आप में इतना अच्छा चरित्र है कि उन पर चर्चा करने के लिए बिल्कुल एक अलग सत्र चाहिए। और 22 महिलाएं हमारी प्रथम संसद में चुनकर आई थी। रेणु रे ने प्रथम बार महिला आरक्षण के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने संसद में प्रश्न भी रखा, प्रस्ताव भी रखा, और सुचेता कृपलानी और मुथुलक्ष्मी वेणु ने उसका सहयोग भी किया। और वो यात्रा चलते चलते आज आई है, तो लोकसभा में 33% आरक्षण आज हम लाने की स्थिति में हैं, विधानसभाओं में भी लाने की स्थिति में है, और नगरीय निकायों में तो महिलाओं को 50% आरक्षण मेरे मध्य प्रदेश में है। अन्य भारत की क्या स्थिति है, प्रत्येक प्रांत की मेरी जानकारी में नहीं। इन सब बातों में केवल एक बात ही स्थापित होती है, जो मैंने प्रथम में ही कही थी कि त्वं ही दुर्गा दश प्रहर धारिणी। तो देवी का स्वरूप को देखकर ही भारत की, राष्ट्र की, राजनीति की और राज्य नीति की कल्पना की गई। तो भारतीय स्त्री और राजनीति की जब भी चर्चा आएगी, तो यह तथ्य स्थापित होगा कि स्त्री के बिना राजनीति संभव नहीं। इसमें संविधान सभा की बहनें और 1937 में जो बहनें जीत के आई, बाद में जो रही, तो ये इन बहनों की हमारे पास में विस्तृत जानकारी है, और भी कई हमारे पास में डाटा है। अगर आप समय का ध्यान रखिए अचला जी। समय, अगर आप में से किसी को चाहिए तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, और इसी आग्रह के साथ अपनी बात को विराम देते हैं। धन्यवाद अचला जी। धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपने दी।